नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं सुनील त्यागी और आप देख रहे हैं गोल ऑफ स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज हम समास के प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो समास से जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम कवर किया है और साथ में जो है इनके समासों को भी बताएंगे। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास है हमारी समास के प्रैक्टिस सेट की। तो आज का हमारा पहला प्रश्न होगा, क्या होगा? पहला प्रश्न क्या कह रहा है? तो पहला प्रश्न हमारा कह रहा है त्रिलोचन शब्द में कौन सा समास है। तो दोस्तों, इस त्रिलोचन में कौन सा समास होगा, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे और साथ में जितने भी प्रश्न हैं सीरियल वाइज आप जो है कमेंट बॉक्स में उनका आंसर बताते जाइएगा, यदि आपको पहले से आ रहा है तो चलिए इसका आंसर जानते हैं कि त्रिलोचन शब्द में कौन सा समास होगा। तो इसमें दोस्तों हमारा बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा? बहुब्रीहि समास होगा। अब बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? तो मैंने आपको इसको बताया था, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। और ट्रिक भी इसकी मैंने आपको बताया था, ऐसा समास जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो इसमें त्रिलोचन में कोई भी पद प्रधान नहीं है और त्रिलोचन शब्द से तीसरे का बोध होता है। जैसे त्रिलोचन अर्थार्थ क्या होता है? तीन नेत्रों वाला, जिसे शिव जी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है त्रिलोचन शब्द का समास विग्रह क्या होता है? तो इसका समास विग्रह होता है तीन नेत्रों वाला अर्थात शिव जी। तो इसलिए हमारा त्रिलोचन में बहुब्रीहि समास हो गया। कौन सा? बहुब्रीहि समास हो गया। अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दूसरा प्रश्न हमारा होगा, श्वेतांबर किस समास का उदाहरण है? तो दोस्तों, श्वेतांबर में कौन सा समास होगा ये बताने का प्रयास करिएगा। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो श्वेतांबर शब्द का बहुब्रीहि समास उदाहरण होता है। कौन सा? बहुब्रीहि समास का जो है उदाहरण है कौन सा? श्वेतांबर। और इसमें जो है क्या बताया गया है, मैंने अभी आपको फिलहाल जो है बता ही दिया है कि जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब इसका जो है श्वेतांबर का समास विग्रह क्या होता है? श्वेत अंबर, मतलब श्वेत है जिसके अंबर यानी श्वेत वस्त्र पहनने वाला। अब श्वेत वस्त्र कौन पहनता है? तो श्वेत वस्त्र पहनने वाले होते हैं हमारे जो है सरस्वती माता जी, जो है श्वेत वस्त्र पहनती हैं, जिसके कारण इसमें बहुब्रीहि समास है। कौन सा? बहुब्रीहि समास है। अब चलते हैं हम तीसरे की तरफ। तो तीसरा हमारा प्रश्न क्या कहता है? तीसरा हमारा प्रश्न कह रहा है रोग पीड़ित में कौन सा समास है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, यदि आपको पहले से आ रहा है। तो रोग पीड़ित में दोस्तों कौन सा समास होगा? तो इसमें हमारा समास होगा तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में से कौन सा समास है? तो इसमें जो है करण तत्पुरुष होगा। अब करण तत्पुरुष क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों करण से के द्वारा जो है इसमें जितने भी तत्पुरुष समास होते हैं, मैंने जो है इसको क्लास में जो है संपूर्ण पूरे डिटेल के साथ बताया है और टिक के माध्यम से भी बताया है। तो जो है आप जा कर के क्लास को देख सकते हैं। तो तत्पुरुष समास में जो है क्या होता है? कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। किसका? कारक चिन्हों का प्रयोग होता है तत्पुरुष समास में। अब यहाँ पर करण तत्पुरुष होगा क्योंकि रोग पीड़ित में रोग से पीड़ित हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? रोग से पीड़ित। इस कारण से यह करण तत्पुरुष है। और इसमें जो है हमने बता दिया कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद दोनों प्रधान हों वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। अब चलते हैं हम चौथे प्रश्न की तरफ। तो चौथा प्रश्न कौन सा है? तो चौथा प्रश्न है हमारा चंद्रमुख में कौन सा समास है? किसमें? तो चंद्रमुख में कौन सा समास होगा? इसका आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, यदि आपसे पहले से आ रहा है इसका आंसर। तो दोस्तों, चंद्रमुख में हमारा कौन सा समास? तो हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कौन सा समास? तो चंद्रमुख में हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। चंद्रमुख का समास विग्रह क्या होता है? चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख।
और कर्मधारय समास की जो है परिभाषा क्या होती है, तो मैंने आपको कर्मधारय समास की क्या परिभाषा बताया हूँ, तो मैंने बताया है जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हों वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। और इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताया है। ट्रिक क्या बताया है, प्रत्येक विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्येक विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं। तो इसमें विशेषता किस चीज़ की बताई गई है, चंद्रमुख में, तो चंद्रमा के समान मुख है ना, चंद्रमुख में चंद्रमा के समान मुख है। तो मुख की विशेषता किसके साथ बताई गई है, चंद्रमा के समान बताई गई है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। कौन सा, कर्मधारय समास। अब चलते हैं हम अपने पांचवें की तरफ। तो पांचवा प्रश्न हमारा कहता है, क्या कहता है, ऊंच नीच में कौन सा समास है, ऊंच नीच में कौन सा समास है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों ऊंच नीच में हमारा कौन सा समास होगा, तो ऊंच नीच में हमारा द्वंद्व समास होगा। अब द्वंद्व समास क्यों होगा, क्योंकि हमने बताया था कि यदि जो है दोनों दो शब्द हों और दोनों शब्दों के बीचों बीच क्या लगा हो, योजक चिन्ह लगा हो, और वो आपस में शब्द क्या हो, विलोम हो, तो ऊंच का विलोम क्या होता है, नीच होता है। और इन दोनों के ठीक बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, जिसकी जगह हम और क्या भी प्रयोग कर सकते हैं, और विभक्ति का लोप होता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा समास, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। अब द्वंद्व समास की मैंने आपको परिभाषा भी बताया था। क्या बताया था, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। कौन सा, द्वंद्व समास होता है। और ट्रिक भी मैंने आपको बताया था, द्वंद्व समास में अधिकतम क्या होता है, तो योजक चिन्ह का यूज होता है। दोस्तों ये योजक चिन्ह होता है, इसका यूज होता है बीचों बीच, दोनों शब्दों के बीच में। और द्वंद्व समास में ये जो योजक चिन्ह होता है, इसका यूज हम जो है और विभक्ति के लिए करते हैं। किसके लिए, तो और विभक्ति के लिए इसका प्रयोग भी करते हैं, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। अब चलते हैं दोस्तों हम छठे प्रश्न की तरफ। तो छठा प्रश्न है हमारा, नील कमल में कौन सा समास होगा, किसमें, तो नील कमल में हमारा कौन सा समास है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों नील कमल में हमारा कौन सा समास है, तो समास होगा हमारा कर्मधारय, कौन सा, कर्मधारय समास होगा। अब कर्मधारय समास क्यों है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको अभी जो है इसके पहले कर्मधारय समास की परिभाषा बताया था। तो एक विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं। तो जो जितने भी शब्द होते हैं किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। तो इसमें नील कमल में, कमल कैसा है, तो कमल नीला है, इसमें कमल की विशेषता बताई गई है, नीला है कमल, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, रसोई घर। तो रसोई घर में कौन सा समास होगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रसोई घर में कौन सा समास है। रसोई घर में हमारा कौन सा समास होता है, तो रसोई घर में हमारा तत्पुरुष समास होता है। कौन सा, तत्पुरुष समास होता है। और रसोई घर का समास विग्रह क्या होता है, तो रसोई के लिए घर होता है। क्या होता है, रसोई घर का समास विग्रह क्या होता है, रसोई के लिए घर। और दोस्तों मैंने अभी आपको बताया हूँ, क्या बताया हूँ, तो बताया हूँ जो है तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या होती है, जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इसमें क्या है, रसोई के लिए घर है, तो इसमें जो है कौन सा समास होगा, तो हमारा समास होगा तत्पुरुष समास। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा आठवां, और आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, चौमास शब्द में कौन सा समास है, चौमास शब्द में कौन सा समास होगा, बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पर चौमासा होगा, ये चौमास लिखा हुआ तो चौमासा हो जाता है, ठीक है, तो चौमासा कर लीजिएगा। तो चौमासा शब्द में कौन सा समास होता है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। तो चौमासा शब्द में जो है हमारा कौन सा, तो हमारा द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा, द्विगु समास। और द्विगु समास की मैंने परिभाषा क्या बताया है, तो मैंने बताया है द्विगु समास की परिभाषा, जिस समास में पूर्व पद यानी कि पहला पद संख्यावाची हो वहाँ पर द्विगु समास होता है। अब इसमें देखिए चौमासा में चौ जो है क्या हुआ है, तो ये पहला पद है, और पहला पद क्या है, संख्यावाची है।
तो द्विगु समास में हमेशा संख्या की प्रधानता होती, इसलिए इसे द्विगु समास कहते हैं। अब ये चौमासा का जो है समास विग्रह क्या हो जाएगा, तो चौमासा का समास विग्रह हो जाएगा 4 मासों का समूह। इसका 4 महीनों का समूह होता है चौमासा का समास विग्रह, इसलिए 4 की वजह से हमारा कौन सा हो जाएगा, तो द्विगु समास हो जाएगा। अब चलते हैं हम 9वें प्रश्न की तरफ। तो 9वां प्रश्न हमारा कहता है, क्या कहता है, तो कह रहा है पथभ्रष्ट में कौन सा समास होगा। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। और यदि दोस्तों हमारी क्लास आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। दोस्तों हमने जो है संपूर्ण हिंदी व्याकरण की जो है प्लेलिस्ट बना रखी है, तो यदि आप जो है इन क्लासों को नहीं देखा है, समास की, अलंकार की, रस की और सारे जितने भी टॉपिक आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिक्स को हमने कवर किया है, तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो इसका आंसर आप पथभ्रष्ट में कौन सा समास है बताइएगा। तो दोस्तों पथभ्रष्ट में हमारा कौन सा समास हो जाएगा, तो पथ कौन सा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब इसमें तत्पुरुष में जो है आपादान तत्पुरुष होता है, ठीक है। तो पथभ्रष्ट यानी कि इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा पथ से भ्रष्ट, इसलिए हमारा आपादान तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पर जो है तत्पुरुष समास ही होगा। अगर पूछ लेता कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत कौन सा समास है, तब आप बताते आपादान तत्पुरुष। तो इसमें कॉमन है तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि यहाँ पर बताया हुआ है पथ भ्रष्ट यानी कि पथ से भ्रष्ट, इसलिए आपादान तत्पुरुष है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा त्रिनेत्र। तो त्रिनेत्र में कौन सा समास है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो त्रिनेत्र में दोस्तों 3 नेत्रों वाला है ना, त्रिनेत्र में कौन सा समास होगा, तो हमारा होगा दोस्तों त्रिनेत्र में कौन सा, बहुव्रीहि समास होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर शब्दों के माध्यम से किसी तीसरे की जो है बात बताई जा रही है, इसलिए हमारा कौन सा होगा, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब बहुव्रीहि समास की परिभाषा मैंने आपको क्या बताया है, तो मैंने परिभाषा बताया है जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष या तीसरे अर्थ का बोध होता है वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है ना। तो यहाँ पर त्रिनेत्र का जो है समास विग्रह हो जाएगा 3 हैं नेत्र जिसके अर्थार्थ शिव जी, तो इसलिए हमारा कौन सा, तो इसलिए हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा, है ना। और दोस्तों बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि बहुव्रीहि समास शब्द का विग्रह करने पर एक नया शब्द सामने आ जाता है। त्रिनेत्र अर्थात 3 नेत्र हैं जिसके, तो शिव हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो अगला प्रश्न है हमारा गुरु दक्षिणा में कौन सा समास का उदाहरण है ना। तो गुरु दक्षिणा शब्द किस समास का उदाहरण है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष में संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। कौन सा, संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। और साथ में गुरु दक्षिणा का जो है समास विग्रह क्या होता है, तो इसका समास विग्रह होता है गुरु दक्षिणा का गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, इसलिए हमारा संप्रदान तत्पुरुष है, ठीक है। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास इसका आंसर करेक्ट होगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा 12वां नंबर का, और 12वां नंबर का प्रश्न क्या कहता है, पंचांग में कौन सा समास है, पंचांग में कौन सा समास है। अब बताइएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कि पंचांग में कौन सा समास होता है। पंचांग में हमारा कौन सा, तो पंचांग में हमारा समास होता है द्विगु समास। द्विगु समास क्यों होता है, क्योंकि 5 अंगों की बात की गई है पंचांग में, है ना। तो इसलिए हमारा कौन सा समास है, द्विगु समास। और द्विगु समास किसे कहते हैं, जिसका पहला पद संख्यावाची हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। कौन सा, द्विगु समास कहते हैं। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा हो जाएगा,
तो अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर का। कौन सा? 13 नंबर का। और 13 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? तुलसी कृत में प्रयुक्त समास है। तो तुलसी कृत में कौन सा समास हो जाएगा? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि तुलसी कृत में कौन सा समास है। तो दोस्तों तुलसी कृत में हमारा कौन सा समास है बताइएगा? तुलसी कृत में हमारा समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास क्यों है? क्योंकि दोस्तों तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो जिस समास में पूर्वपद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो या दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो तुलसी कृत का समास विग्रह क्या होता है? तो तुलसी कृत का समास विग्रह होता है तुलसी द्वारा रचित गया, है ना। तो इसलिए हमारा तत्पुरुष समास हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हो जाता है हमारा कौन सा? 14 नंबर का। और 14 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? लीलाधर में कौन सा समास है? लीलाधर में कौन सा समास है? तो आप बताएंगे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। लीलाधर में हमारा द्विगु समास नहीं हो जाएगा, जो है लीलाधर में हमारा समास हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कौन सा? बहुब्रीहि समास। कौन सा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? तो जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। तो इसलिए इसका आंसर बी सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा राज दरबार में कौन सा समास है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। दरबार में कौन सा आंसर करेक्ट है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो राज दरबार शब्द में कौन सा? तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास है। और इसका समास विग्रह क्या होता है? तो राजा का दरबार। राज दरबार में समास विग्रह हो जाता है राजा का दरबार। तो कौन सा तत्पुरुष है? तो इसमें तत्पुरुष समास है। और कौन सा तत्पुरुष है? तो इसमें संबंध तत्पुरुष है, क्योंकि का के की रा रे री जिसमें आता है वह जो है संबंध बताता है। तो इसमें राजा का दरबार, किसका दरबार है? तो राजा का दरबार है। राजा का दरबार यानी कि इसमें संबंध बता रहा है, राजा के दरबार की बात कर रहा है, इसलिए संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा 16। और 16 प्रश्न क्या कहता है? अठन्नी किस समास का उदाहरण है? अठन्नी किस समास का उदाहरण है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अठन्नी में कौन सा समास होता है। तो अठन्नी में हमारा हो जाएगा द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास हो जाएगा। और इसका समास विग्रह अठन्नी क्या क्या होता है? तो इसका 8 आनों का समाहार। क्या होता है समास विग्रह? 8 आनों का समाहार। इसलिए जो है यहाँ पर द्विगु समास है। कौन सा? द्विगु समास है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसमें जो है 17 प्रश्न राज दरबार में कौन सा समास है? तो राजा का दरबार। ये दरबार किसका कह रहा है? तो राजा का दरबार कह रहा है। तो इसलिए हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि ये संबंध की बात बताता है। और किसका संबंध है? तो ये राजा के दरबार के संबंध की बात करता है, इसलिए हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा 18 नंबर का 18 प्रश्न। और 18 प्रश्न क्या कहता है? अधपका में कौन सा समास है? अधपका में कौन सा समास है? तो इसमें दोस्तों हमारा समास हो जाएगा कर्मधारय। कर्मधारय क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैंने आपको कर्मधारय की परिभाषा क्या बताया हूँ? तो मैंने बताया है कर्मधारय की परिभाषा, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। तो पका कैसा है? आधा पका है ना। तो इसमें विशेषता की किसकी बताई जा रही है? तो पकने की विशेषता बताई गई है। पकने की विशेषता बताई गई है कि कैसा कितना पका है, तो आधा पका है। इसीलिए यहाँ पर कौन सा समास? तो हमारा कर्मधारय समास होता है। अधपका में कौन सा? तो अधपका में कर्मधारय समास होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा आप। स्पेशल है क्योंकि दोस्तों इसमें जो है अक्सर जो है कुछ लोग जो है लगा देते हैं, क्या लगाते हैं? तो इसमें जो है बहुब्रीहि भी लगा जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि अधपका में जो है कौन सा समास है? तो अधपका में हमारा
कर्मधारय समास होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा 19 है। 19 क्या कह रहा है? तो 19 प्रश्न कह रहा है कार्यकुशल में कौन सा समास होगा? कार्यकुशल में कौन सा समास है? तो इसमें आप जो है किसमें कुशल? तो कार्य में कुशल, है ना। तो कार्य में कुशल यानी कि तत्पुरुष समास है। क्यों है? क्योंकि हमें कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। और कौन सी कारक चिन्ह का? तो में कारक चिन्ह होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला 20वां प्रश्न कहता है चौराहा में कौन सा समास है? किसमें? चौराहा में कौन सा समास होता है? तो चौराहा में हमारा होता है कौन सा? तो चौराहा में होता है हमारा द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास होता है। और चौराहा का जो है समास विग्रह क्या होता है? तो चौराहा का समास विग्रह होता है चार राहों का समूह, और जहाँ पर पहला पद संख्यावाची हो वहाँ पर द्विगु समास होता है। इसीलिए ये इस प्रश्न में हमारा कौन सा समास? तो द्विगु समास हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? अगला प्रश्न कह रहा है सप्तर्षि में कौन सा समास है? सप्तर्षि का जो है समास विग्रह क्या होता है? 7 ऋषियों का समाहार या समूह। तो इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें भी हमारा द्विगु समास। द्विगु समास क्यों है? क्योंकि इसमें 7 ऋषियों की बात की गई है, इसलिए द्विगु समास है। द्विगु समास में जो है पहला पद संख्यावाची होता है या संख्या की प्रधानता होती है, इसलिए द्विगु समास कहते हैं। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला आ गया हमारा कौन सा? तो हमारा आ गया प्रश्न 22 नंबर का। और 22 नंबर का क्या कहता है? भाई बहन में कौन सा समास है? किसमें? भाई बहन में। तो आप जो है इसमें आंख फूंद कर टिक लगा सकते हैं, क्योंकि मैं आपको जो है टिक भी इसकी बता चुका हूँ। जिस समास के बीचों बीच क्या हो? बीचों बीच लगा हो हमारा योजक चिन्ह, और उस जगह के जो है दोनों शब्द आपस में क्या हो? विलोम हो, तो वहाँ पर हमारा द्वंद्व समास होता है। कौन सा? द्वंद्व समास होता है। जैसे भाई बहन का समास विग्रह क्या हो जाएगा? भाई और बहन हो जाता है, इसलिए जो है हमारा द्वंद्व समास होगा। कौन सा? द्वंद्व समास होगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न होता है हमारा कौन सा? 23 नंबर का। और 23 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? अनुदिनम में कौन सा समास है? अनुदिनम में कौन सा समास होगा? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अनुदिनम में कौन सा समास होता है। तो अनुदिनम में दोस्तों हमारा कौन सा समास होता है? तो इसका आंसर बी करेक्ट होगा। अनुदिनम में अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास की हमारी परिभाषा क्या होती है? तो मैंने आपको बताया था, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो और जो है इसकी ट्रिक भी होती है। ट्रिक क्या होती है? प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो इसमें जो है उपसर्ग है, क्या है? दिनम में अनु उपसर्ग लगा हुआ है, तो उपसर्ग की वजह से हमारा कौन सा समास? तो हमारा हो जाता है अव्ययी भाव समास। तो प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययी भाव समास कहलाता है। ये मैंने जो है सब कुछ सारी चीज़ें आपको किसमें? समास वाली क्लास में सब कुछ बताया है, एकदम टिकी वे में संपूर्ण डिटेल के साथ बहुत ही आसान भाषा में समास को बताया है। तो आप जो है उनमें जा करके क्लिक करके जो है सारी क्लासें आप देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको ये सारी जो है लिंक क्लासों की मिल जाएगी। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा कौन सा? तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा 24 नंबर। 24 नंबर क्या कहता है? तो मनमाना में कौन सा समास है? मनमाना में कौन सा समास है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मनमाना में हमारा हो जाता है कौन सा? तत्पुरुष समास। तो हमारा हो जाता है तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष। क्यों हो जाता है दोस्तों? ये मनमाना का समास विग्रह क्या होता है? तो मन से माना हुआ। मनमाना का समास विग्रह होता है मन से माना हुआ, यानी कि यहाँ पर से विभक्ति का यूज हुआ है, इसलिए हमारा कौन सा? तो तत्पुरुष समास हो जाता है। और तत्पुरुष समास की मैंने परिभाषा भी आपको बता दिया है कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। और तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का हमेशा प्रयोग होता है। तो ये जितने भी कारक चिन्ह होते हैं 7 प्रकार के, इन 7 में से जो है 6 के इसमें तत्पुरुष समास में प्रयोग किए गए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न होगा 25 नंबर। और 25 नंबर का प्रश्न कहता है, क्या कहता है?
तो पतझड़ में कौन सा समास होगा, पतझड़ में कौन सा समास होगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो पतझड़ में हमारा हो जाता है बहुव्रीहि समास। कौन सा? बहुव्रीहि समास। वह मौसम जिसमें वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं उसे क्या कहते हैं? पतझड़ कहते हैं। एक निश्चित जो है मौसम की ऋतु होती है जिसमें पतझड़ जो है पौधों के क्या हो जाते हैं? पौधों के पत्ते झड़ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा? बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि ये जो है एक विशेष की बात करता है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा 26 और 26 क्या कहता है? घटना चक्र में कौन सा समास हो जाएगा? घटना चक्र में कौन सा समास हो जाएगा? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो घटना चक्र में कौन सा समास है? तो हमारा तत्पुरुष समास है। घटना चक्र, तो घटना का चक्र है ना, तो इसमें कौन सा तत्पुरुष है? तो हमारा हो जाएगा हमारा कौन सा? तो हमारा हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। कौन सा? संबंध तत्पुरुष, क्योंकि घटना का चक्र होता है, तो इसका आंसर हमारा तत्पुरुष समास होगा। आंसर बी इज करेक्ट। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा 27 और 27 क्या कह रहा है? बारहसिंगा में कौन सा समास है? तो बारहसिंगा में कौन सा समास है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बारहसिंगा में कौन सा समास है। तो दोस्तों बारहसिंगा में हमारा हो जाता है बहुव्रीहि समास। कौन सा? बहुव्रीहि समास हो जाता है। और इसका जो है समास विग्रह क्या होता है? तो 12 सींग हों जिसके, अर्थार्थ 12 सींग है ना, तो इसलिए हमारा ये विशेष है। सभी जानवरों के तो 12 सींग होते नहीं हैं, एक जो है विशेष जानवर होता है जिसके 12 सींग होते हैं, इसीलिए 12 सींग होता है। तो 12 सींग में हमारा द्विगुना होकर के हमारा बहुव्रीहि समास होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये स्पेशल और एक विशेष की बात करता है। और हमारा जो है बहुव्रीहि समास का जो है परिभाषा क्या होती है? तो बहुव्रीहि समास की परिभाषा होती है जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष की बात की जाए, विशेष तीसरे अर्थ की बात की जाती है। तो 12 सींग हो जिसके, अर्थार्थ हमारा हो जाएगा 12 सींग, इसलिए हमारा बहुव्रीहि समास है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा 28 नंबर का, और 28 नंबर का प्रश्न कहता है नरभक्षी में कौन सा समास है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नरभक्षी में कौन सा समास होता है। तो नरभक्षी में हमारा समास होता है तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास होता है। क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर का विभक्ति का यानी कि संबंध कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। नर का भक्षण करने वाला, नरभक्षी का समास विग्रह होता है नर का भक्षण करने वाला, इसलिए हमारा तत्पुरुष समास होगा। कौन सा? तत्पुरुष समास होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? तो यथारुचि है ना। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? तो अगला प्रश्न हमारा 29 नंबर का कहता है यथारुचि में कौन सा समास है? तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यथारुचि का कौन सा समास है। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो अव्ययी भाव समास कहलाता है, और प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययी भाव समास होता है। तो इसमें रुचि में क्या है? तो रुचि में देखिए यथा जो है उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए हमारा समास कौन सा हो जाता है? तो समास हो जाता है हमारा अव्ययी भाव। कौन सा? अव्ययी भाव समास हो जाता है। तो इसका आंसर ए करेक्ट होगा। यथारुचि में कौन सा समास? तो अव्ययी भाव समास है। अब चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा 30 नंबर का। 30 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? कायर पुरुष में कौन सा समास है? तो इसका आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कायर पुरुष में कौन सा समास होगा। तो इसमें समास हो जाता है हमारा कौन सा? कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्यों हो जाता है? क्योंकि दोस्तों इसका समास विग्रह क्या होता है? कायर है जो पुरुष, है ना। और हमने कर्मधारय समास क्या बताया था? तो कर्मधारय समास हमने बताया था जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। अर्थात टिक भी हमने बताया था। ट्रिक क्या होती है? प्रत्येक विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। तो इसमें विशेषता किसकी है? तो पुरुष की विशेषता क्या है? कायर है ना। पुरुष की विशेषता कैसी है? तो कायर है। तो कायर है जो पुरुष, इसका जो है समास विग्रह होता है। तो विशेषता हमारी पुरुष की कैसी है? कायरता की बात की गई है, तो इसलिए हमारा कौन सा समास? तो हमारा हो जाता है कर्मधारय समास। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न होता है हमारा
31 नंबर का। और 31 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, अन्न जल में कौन सा समास है, अन्न जल में कौन सा समास होता है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अन्न जल में कौन सा समास होता है। तो अन्न जल में हमारा कौन सा समास, तो हमारा होता है द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको इसके पहले भी अभी बताया हूँ कि जब शब्द आपस में क्या हो, विलोम हो और उनके बीचों बीच योजक चिन्ह लगा हो, तो वहाँ पर आप आँख मूंद कर लगाएंगे द्वंद्व समास। कौन सा, द्वंद्व समास। क्यों, क्योंकि दोस्तों दोनों के बीचों बीच योजक चिन्ह है और साथ में शब्द आपस में विलोम है। अन्न का क्या होता है, जल होता है ना, तो ये आपस में विलोम है, इसलिए हमारा कौन सा समास, तो हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, प्रश्न हमारा है 32 नंबर का। तो क्या कहता है 32 नंबर का प्रश्न, अकाल पीड़ित में कौन सा समास है, अकाल पीड़ित में कौन सा समास है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो अकाल पीड़ित में हमारा समास कौन सा हो जाएगा, तो हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। और तत्पुरुष समास हमने क्या बताया था, तत्पुरुष समास हमने बताया था, बताइए, अभी बताया हूँ, जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। तो अकाल से पीड़ित, इसका जो है अकाल पीड़ित का समास विग्रह क्या हो जाता है, अकाल से पीड़ित। तो इसमें से विभक्ति का लोप हुआ है जो कि कारक चिन्ह होता है, इसलिए हमारा तत्पुरुष समास है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा 33 नंबर का। और 33 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, तिरंगा में कौन सा समास है, तिरंगा में कौन सा समास है। तो आपको मैंने बताया था कि जिस शब्द का पहला पद संख्यावाची होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं द्विगु समास। कौन सा, द्विगु समास। तो 3 रंगों का समूह अर्थात तिरंगा, तो इसलिए हमारा 3 रंगों का समूह पहला पद संख्यावाची है, इसलिए हमारा द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा, द्विगु समास हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा कौन सा, तो हमारा है 34 नंबर का प्रश्न। और 34 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, परमेश्वर में कौन सा समास है, परमेश्वर में कौन सा समास है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होता है, तो कौन सा, तो परमेश्वर में हमारा हो जाता है कर्मधारय समास। कौन सा, कर्मधारय समास हो जाता है। और कर्मधारय समास क्यों है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर परम है ईश्वर, मतलब ईश्वर की कैसी जो है विशेषता बताई गई है, तो परम है ना, परम है जो ईश्वर, अर्थात हमारा परमेश्वर हो जाता है। और परमेश्वर में दोस्तों कौन सी संधि होती है, तो इसमें गुण संधि भी है। क्यों है, क्योंकि एक की मात्रा लगी हुई है ना। तो इसका आंसर कौन सा है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी कर्मधारय समास हो जाएगा। और कर्मधारय समास किसे कहते हैं, तो कर्मधारय समास मैंने आपको इसकी ट्रिक बताया है, बहुत अच्छी ट्रिक है। प्रत्येक विशेषता बताने वाले समास को हम कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। तो इसमें ईश्वर की जो है विशेषता कैसी है, तो परम है, इसलिए हमारा कर्मधारय समास है। अब चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न की तरफ। और आखिरी प्रश्न हमारा 35 नंबर है। और इस प्रश्न का जो है आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो 35 प्रश्न क्या कहता है, कमल नयन शब्द में कौन सा समास है, कमल नयन शब्द में कौन सा समास है। तो आप तो इसका अनुमान लगा ही लिए होंगे कि इसका आंसर क्या होता है। तो दोस्तों इसमें किसकी विशेषता है, नयन की विशेषता कैसी है, कमल के जैसी है ना। तो इसमें हमारा कर्मधारय समास होगा। कौन सा, कर्मधारय समास हो जाएगा, कमल के समान नयन, किसके, कमल के समान नयन, अर्थात कर्मधारय समास। क्योंकि कर्मधारय समास की मैंने ट्रिक भी बताया आपको, प्रत्येक विशेषता बताने वाले शब्द को कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। तो इसमें विशेषता किसकी, नयन की विशेषता कैसी बताई गई है, कमल के समान बताई गई है, इसलिए हमारा कर्मधारय समास होता है। दोस्तों यदि हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल गोल ऑफ स्टूडेंट को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी हम अपनी क्लास जो है अपलोड करें
उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले नंबर 1 पे आपको मिले। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।